हाल ही में जापान का एक बहुत सीनियर डेलीगेशन भारत आया था इसरो से मिलने। बाहर से देखने पर यह एक रूटीन मीटिंग लग सकती है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े मिशन की तैयारी का हिस्सा थी। आज हम इसी पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मतलब अरबों सालों से अंधेरा है, लेकिन चंद्रयान 3 ने हमें कुछ सुराग दिए हैं कि वहां एक छिपा हुआ खजाना हो सकता है, पानी। और अब इस बर्फीले रहस्य को सुलझाने के लिए दुनिया की दो बड़ी स्पेस एजेंसियां साथ आ रही हैं। ये मिशन सिर्फ चांद पर जाने के बारे में नहीं है, ये एक तरह से भविष्य में इंसान कैसे रहेगा उसकी नींव रखने के बारे में है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 5, जिसे लूपेक्स भी कहा जा रहा है, आखिर है क्या, और कैसे भारत और जापान के दो जासूस, एक लैंडर और एक रोवर, इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लूपेक्स, ये नाम सुनने में बड़ा फैंसी लगता है। इसका मतलब क्या है और ये चंद्रयान 3 से कैसे अलग है? यूपेक्स पूरा नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका पूरा फोकस चांद के ध्रुवीय यानी पोलर इलाकों पर है। ये इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा का एक जॉइंट मिशन है। अच्छा। और ये चंद्रयान श्रृंखला की ही अगली और शायद अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी कड़ी है। आप ऐसे समझे कि चंद्रयान 3 एक तरह से दरवाजा खोलने जैसा था। लूपेक्स उस दरवाजे के अंदर जाकर कमरे की छानबीन करने जैसा है। मतलब चंद्रयान 3 ने हमें बताया कि वहां कुछ है, और अब लूपेक्स ये पता लगाने जा रहा है कि वो क्या है, कितना है और क्या हमारे काम का है। बिल्कुल सही पकड़ा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने चंद्रयान 4 और 5 की घोषणा की थी, और आगे 7, 8 की भी प्लानिंग है। तो लूपेक्स इस लंबी सीरीज का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, जो हमें चांद के उन रहस्यों के करीब ले जाएगा जिनके बारे में हम अभी तक सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं। यहीं पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। हम दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं, तो इस बार का खास टारगेट क्या है? हम ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं जो हमें पहले नहीं मिला? इस बार का फोकस और भी ज्यादा सटीक है। हम दक्षिणी ध्रुव के उन खास गड्ढों यानी क्रेटर्स को टारगेट कर रहे हैं जिन्हें परमानेंटली शैडोड रीजन या पीएसआर्स कहा जाता है। पीएसआर्स? हाँ, इन्हें आप चांद के कॉस्मिक कोल्ड ट्रैप्स कह सकते हैं। ये इतने गहरे और ऐसी जगहों पर हैं कि इनके अंदर अरबों सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंची है। अरबों साल? ये सोचना भी कमाल है। तो इन अंधेरे बर्फीले गड्ढों में ऐसा क्या है जिसके लिए इतना बड़ा, इतना महंगा मिशन भेजा जा रहा है? इन्हीं अंधेरे गड्ढों में वो खजाना छिपा होने की उम्मीद है जिसकी हम बात कर रहे थे, लूना वॉलेटाइल्स। लूनर वॉलेटाइल्स? हाँ, ये एक साइंटिफिक टर्म है उन पदार्थों के लिए जो हल्की गर्मी से भी भाप बन जाते हैं, और इनमें सबसे कीमती है पानी, जो वहां बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के पेलोड्स ने हमें इसके मजबूत लेकिन इनडायरेक्ट सबूत दिए हैं। लूपेक्स का काम है वहां जाकर सीधे ड्रिल करके ये कंफर्म करना। ठीक है, तो ये भारत और जापान का मिशन है। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि इस टीम में काम का बंटवारा कैसे हो रहा है? मतलब कौन सा देश क्या कर रहा है? क्या ये 50-50 की साझेदारी है? ये सवाल बहुत अच्छा है, और इसका जवाब इस मिशन के डिजाइन में छिपा है। यहाँ काम का बंटवारा दोनों देशों की ताकत के हिसाब से किया गया है। मिशन को लॉन्च करने के लिए जापान के शक्तिशाली रॉकेट H324L का इस्तेमाल किया जाएगा। एक मिनट, जापान का रॉकेट क्यों? हमारे पास तो अपने LVM-3 जैसे भरोसेमंद रॉकेट हैं। काफी बड़ा और भारी है। इसका वजन लगभग 6000 किलो होगा। 6000 किलो? हाँ, तो इतने भारी पेलोड को सीधे चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली रॉकेट चाहिए। और जापान का नया H3 रॉकेट इसी तरह के भारी लिफ्ट के लिए बनाया गया है। हाँ, तो यहाँ जापान अपनी लॉन्चिंग पावर टेबल पर ला रहा है। समझ गया। तो लॉन्च जापान का, फिर लैंडर और रोवर का क्या, जहां असली एक्शन होना है? यहाँ भारत का अनुभव काम आएगा। मिशन का जो सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है लैंडर, जो पूरे मिशन को चांद की सतह पर सुरक्षित उतारेगा, उसे इसरो बना रहा है। अच्छा। चंद्रयान 3 की पिन पॉइंट लैंडिंग के बाद सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक में भारत की महारत पर पूरी दुनिया को भरोसा है। और जो रोवर है, जो लैंडर से निकलकर सतह पर घूमेगा, सैंपल्स इकट्ठा करेगा, छानबीन करेगा, उसे जाक्सा बना रहा है। यानी जापान? हाँ, जापान रोबोटिक्स और मिनिएचर टेक्नोलॉजी में उनकी विशेषज्ञता कमाल की है। तो भारत लैंडिंग का बॉस है और जापान सतह पर घूमने वाला जासूस।
ये तो वाकई एक ड्रीम टीम लगती है ना? क्या इसमें और भी कोई भागीदार है या बस ये 2 ही देश हैं? नहीं, और यही बात इस मिशन को एक ग्लोबल मिशन बनाती है। ये एक बहुराष्ट्रीय प्रयास है। लैंडर और रोवर पर जो वैज्ञानिक उपकरण या पेलोड्स होंगे वे कई अलग अलग एजेंसियों से आएंगे। इसमें इसरो और जैक्सा के अलावा नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के उपकरण भी शामिल होंगे। नासा और ESA भी? हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पर है, क्योंकि ये सिर्फ भारत या जापान की खोज नहीं बल्कि पूरी मानवता की खोज होगी। तो ये एक ग्लोबल टीम है जो चांद पर जा रही है, और जाहिर है इतनी बड़ी और विशेषज्ञ टीम अपने साथ कुछ बहुत ही खास औजार लेकर जा रही होगी। इसी से जुड़ा एक शब्द मैंने सुना है, इन सीटू विश्लेषण। ये सुनने में तो बहुत भारी लगता है, पर क्या ये मिशन का सबसे बड़ा गेम चेंजर है? ये गेम चेंजर ही नहीं, बल्कि ये भविष्य के स्पेस एक्सप्लोरेशन का तरीका बदलने वाली तकनीक है। इन सिटू विश्लेषण का सीधा मतलब है कि डेटा का एनालिसिस उसी जगह पर किया जाएगा जहां उसे इकट्ठा किया गया है, यानी चांद पर ही। 1 मिनट, मतलब रोवर खुद एक मिनी लैब की तरह है? उसे अब हर चीज घर यानी पृथ्वी पर भेजने की जरूरत नहीं? बिल्कुल, और यही इसका क्रांतिकारी पहलू है। अब तक क्या होता आया है कि रोवर चांद की सतह से मान लीजिए मिट्टी या चट्टान का सैंपल लेता है, उससे जुड़ा सारा कच्चा डेटा यानी रॉ डेटा इकट्ठा करता है और फिर उस भारी भरकम डेटा को पृथ्वी पर हमारे कंट्रोल सेंटर में भेजता है। फिर हमारे वैज्ञानिक यहाँ बैठकर उस डेटा को प्रोसेस करने और समझने में हफ्तों या महीनों लगा देते हैं। हाँ, ये तो काफी लंबा प्रोसेस लगता है। बहुत लंबा। ये कुछ ऐसा है जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। पुरानी तकनीक में आप हर चीज अपने घर मंगवाते, उसे ट्राई करते और फिर जो पसंद नहीं आता उसे वापस भेजते। कितना समय और मेहनत। नई इन सिटू तकनीक में आपके पास एक वर्चुअल ट्रायल रूम है जो आपको मौके पर ही बता देता है क्या खरीदना है और क्या नहीं। अच्छा, चंद्रयान 5 का रोवर ठीक यही करेगा। वो सैंपल लेगा, अपने अंदर लगी लैब में उसे तुरंत एनालाइज करेगा और सिर्फ फाइनल रिजल्ट, मतलब जो निष्कर्ष है, उन्हें पृथ्वी पर भेजेगा। ये सुनने में तो बहुत कुशल लगता है, लेकिन क्या इसमें कोई जोखिम भी है? अगर मशीन का विश्लेषण गलत हुआ या उसने कोई महत्वपूर्ण खोज नजरअंदाज कर दी तो हमें पृथ्वी पर पता भी नहीं चलेगा। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। जोखिम तो है, लेकिन ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। ओके। रोवर का AI इतना स्मार्ट होगा कि वो बेसिक एनालिसिस खुद कर सकेगा। इससे उसे एक तरह की ऑटोनॉमी या कह सकते हैं स्वायत्तता मिलती है। वो विश्लेषण के आधार पर तेजी से निर्णय ले सकता है कि अरे, यहाँ पानी का संकेत मजबूत है, मुझे इसी जगह पर और गहराई से ड्रिल करना चाहिए। ओके। या ये पत्थर उतना दिलचस्प नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे मिशन महीनों की जगह कुछ ही दिनों में कहीं ज्यादा काम कर पाएगा और जो सबसे अनोखे सैंपल होंगे उनका रॉ डेटा तो वो भेजेगा ही। तो ये स्पीड और गहराई के बीच एक बेहतरीन संतुलन है। तो ये सब मिलाकर देखें तो चंद्रयान 5 भारत के लिए सिर्फ एक और चंद्र मिशन से बढ़कर क्यों है? इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? इसके 2 बहुत बड़े और सीधे परिणाम हैं। पहला, ये इसरो के भविष्य के सबसे बड़े मिशनों में से एक, लूना सैंपल रिटर्न मिशन के लिए एक तरह से खजाने का नक्शा तैयार करने जैसा है। सैंपल रिटर्न मिशन यानी चांद से मिट्टी पत्थर वापस पृथ्वी पर लाना, ये इतना जरूरी क्यों है? ये लूना साइंस का होली ग्रेल माना जाता है। सोचिए, हमारे पास पृथ्वी पर ऐसी ऐसी विशाल और शक्तिशाली लैब्स हैं जिन्हें हम कभी चांद पर नहीं भेज सकते। जब हम चांद से लाए गए सैंपल को उन लैब्स में एनालाइज करते हैं तो हम उनकी उम्र, उनकी संरचना के बारे में वो बातें जान सकते हैं जो चांद पर रहकर जानना नामुमकिन है। हम ये तक पता लगा सकते हैं कि हमारा सौर मंडल कैसे बना। लेकिन सवाल यह है कि सैंपल लाएं कहाँ से? चंद्रयान 5 का रोवर हमें यही बताएगा कि सबसे कीमती खजाना यानी वैज्ञानिक रूप से सबसे दिलचस्प सैंपल चांद पर कहाँ छिपा है। ये उस बड़े मिशन की सफलता की गारंटी देगा। मतलब ये एक तरह से रेकी मिशन है उस बड़ी डकैती के लिए, जहां हम चांद का खजाना धरती पर लाने वाले हैं। आप कह सकते हैं। और इसका दूसरा और शायद सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारत के 2040 तक चांद पर पहला भारतीय भेजने के सपने से जुड़ा है। वो कैसे? एक ही इंसान को चांद पर भेजने से पहले हमें वहां की हर चीज को बहुत अच्छी तरह समझना होगा। क्या वहां की धूल हमारे स्पेस सूट या मशीनों को खराब कर देगी? क्या वहां रेडिएशन से बचने के लिए हम वहीं की मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वहां पानी मौजूद है? अगर हमें इस्तेमाल करने लायक पानी मिल जाता है तो ये एक जैकपॉट होगा।
सही। हम उस पानी से पीने का पानी बना सकते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बना सकते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके रॉकेट फ्यूल भी बना सकते हैं। रॉकेट फ्यूल भी? हाँ, यानी चांद भविष्य के मिशनों के लिए एक पिट स्टॉप बन सकता है। चंद्रयान 5 इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की पहली सीढ़ी है। इसके बिना 2040 का सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। तो अगर मैं इसे समेटूं, चंद्रयान 5 भारत और जापान का एक हाई टेक जॉइंट मिशन है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव के सबसे अंधेरे और ठंडे गड्ढों में पानी के सीधे सबूत खोजेगा। बिल्कुल। और ये इन सिटू विश्लेषण जैसी भविष्य की तकनीक का इस्तेमाल करेगा, जिससे मिशन बहुत तेजी से और स्मार्ट तरीके से काम करेगा। और इस मिशन से मिली जानकारी न सिर्फ विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण होगी, बल्कि ये भारत के भविष्य के सैंपल रिटर्न मिशन और 2040 तक इंसान को चांद पर भेजने के राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए रास्ता तैयार करेगी। एकदम सही। ये मिशन सिर्फ एक खोज नहीं है, ये अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकत, तकनीकी छलांग और एक राष्ट्र की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया की शीर्ष अंतरिक्ष एजेंसियां एक साथ आ सकती हैं। ये वाकई भविष्य की एक शानदार झलक लगती है। चंद्रयान 5 का एक मुख्य उद्देश्य पानी खोजना है। इस पर एक पल के लिए सोचते हैं। अगर वहां वाकई में इस्तेमाल करने लायक पानी या दूसरे वॉलेटाइल्स मिलते हैं, तो ये सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं होगी। ये चांद को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। वो सिर्फ आकाश में चमकने वाली एक चीज नहीं रहेगा, बल्कि एक संसाधन, एक बेस, मंगल और उससे आगे के मिशनों के लिए एक लॉन्च पैड बन जाएगा। या सोचने वाली बात यह है, अगर चांद भविष्य में एक गैस स्टेशन या सौर मंडल में इंसान के विस्तार का एक कंस्ट्रक्शन साइट बन जाता है, तो चांद के लिए इसका क्या मतलब होगा? क्या वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता खोकर मानव सभ्यता का एक और आउटपोस्ट बन जाएगा? और इस नए संसाधन पर किसका हक होगा? ये सवाल विज्ञान से कहीं आगे जाकर राजनीति और दर्शन तक पहुंचता है।